नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर देने का और खबर लेने का। और आज इस खास शो में हम उठाएंगे ये सवाल कि क्या सीएए के खिलाफ विरोध की आवाज एक सोची समझी रणनीति और साजिश का हिस्सा है। आखिर किसके इशारे पर सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन हिंसात्मक हुए, और इससे भी बड़ी बात ये कि क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत में पीएम मोदी के भरोसे के बाद भी सीएए विरोधियों की आंखें खुलेंगी। क्या सीएए को लेकर फैलाया गया भ्रम खत्म होगा और क्या शाहीन बाग से कोई सुलह का रास्ता निकल सकेगा। करेंगे बहस, लेकिन सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान पीएम मोदी ने आज कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम ने देश को यह बताया कि आखिर क्यों यह कानून जरूरी है और विपक्ष को नसीहत दी कि वो मुस्लिमों को भड़काना बंद करे। संविधान का महत्व समझना बहुत जरूरी है। संविधान बचाने की बातों वालों करना है, लेकिन यही वामपंथी लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग वहां जा जाकर के उकसा रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। पाकिस्तान की बात बढ़ नहीं पा रही है, तब जब मैं हैरान हूं कि जिनको हिंदुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंहासन से घर भेज दिया, वे आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता था। अब कांग्रेस को जवाब देना होगा। नेहरू जैसे इतने बड़े सेक्युलर, नेहरू जैसे इतने बड़े महान विचारक, इतने बड़े विजनरी और आपके लिए सब कुछ, उन्होंने उस समय वहां की माइनॉरिटी के बजाय सारे नागरिक ऐसा शब्द प्रयोग क्यों नहीं किया? अगर इतने ही महान थे, इतने ही उदार थे, तो क्यों नहीं किया भाई? कोई तो कारण होगा। मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। तो प्रधानमंत्री जब भी सदन के अंदर बोलते हैं राहुल गांधी पर कोई ना कोई निशाना जरूर साधते हैं, और ये रेफरेंस था राहुल गांधी के उस बयान को लेकर जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को अगले 6 महीनों में लोग डंडों से मारेंगे। उसी के संदर्भ में जब बातचीत हुई तो राहुल गांधी खड़े हुए और प्रधानमंत्री ने इशारों में उन्हें ट्यूबलाइट कह दिया। सीधे हम इस बहस की शुरुआत करेंगे, समझेंगे शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से, शाहीन बाग का समर्थन कर रहे लोगों से कि क्या प्रधानमंत्री की बात उन्हें समझ पड़ी है और क्या अब वो अपना आंदोलन वापस लेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस तमाम मुद्दे का दिल्ली के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में वोटिंग होना है शनिवार के दिन और आज गुरुवार हो चुका है। सिर्फ एक दिन 24 घंटे का वक्त बाकी है, कल का दिन बाकी है। परसों सुबह से वहां वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा हैं जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, सुशील पंडित जी हैं जो कि रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए हैं, शुभी खान हमारे साथ हैं जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, आने ही वाली होंगी वो। हमारे साथ नीतू डबास हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, तहसीन पूनावाला है कांग्रेस के समर्थक हैं गेस्ट, और इसके अलावा प्रीति मेनन है हमारे साथ स्पोक्स पर्सन आपकी। तहसीन, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, वाकई क्या राहुल गांधी को चीजों को समझने में वक्त लगता है? जैसे प्रधानमंत्री ने तो इशारों में आज उनको ट्यूबलाइट कह दिया। देखिए, मुझे नहीं पता कि राहुल जी को कितना समय लगता है, नहीं लगता है, लेकिन देश को ज़रूर समझ में आ रहा है कि जो हमारे वज़ीर आज़म है ये बहुत बड़े झूठे हैं और अपने वादों पर ये कायम नहीं रहते। ये वही वज़ीर आज़म है जिन्होंने कहा था
कि नोटबंदी के बाद जीडीपी बढ़ेगी, घट गई है। वही वजीर आजम था जो 2 करोड़ थे, जो 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे। 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी इन्होंने पैदा किया और दुनिया की अर्थव्यवस्था हमारे मुल्क की वजह से खराब हो रही है, इनके श्रेय जाता है। लेकिन मैं उन मुद्दों में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सीए के मुद्दों पर आना चाहता हूँ। अच्छा, ये वही राहुल गांधी है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में जेएनयू गए थे। ये वही राहुल गांधी है जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में उमर खालिद, जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके समर्थन में जेएनयू गए थे। ये वही राहुल गांधी है, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने लोकसभा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया और अब फिर से अध्यक्ष बनना चाहते हैं। जी, मैं नहीं जानता अगर वह फिर से अध्यक्ष बनना चाहते, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग का क्योंकि आपने जिक्र किया दीपक भाई, और मैं जानता हूं कि आप इस जी जरूर आपकी बात सर आंखों पर, आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप जानते हैं सर, इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं और ये आप जरूर जानते होंगे और आपके माध्यम से आवाम को बताना चाहता हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसा कुछ नहीं है। ये बात खुद पार्लियामेंट में मौजूदा हुकूमत ने क्लैरिफाई किया है, ये भी क्लैरिफाई किया है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है सिर्फ जहर फैलाती है, झूठ बात करती है, जिसका मैं आपको पहले उदाहरण देता हूं। अच्छा, ये बताओ, जेएनयू में नारे लगे थे तहसीन, जेएनयू में नारे लगे थे, ऐसे ही नारे शाहीन बाग में नहीं लगे क्या? जेएनयू में नारे लगे थे, ऐसे ही नारे शाहीन बाग में नहीं लगे, ऐसे ही नारे शाहीन बाग में नहीं लगे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। लगे सर, बिल्कुल लगे। तो कौन लोग थे नारे लगा रहे थे? बिल्कुल सर, जेएनयू में भी लगे, जी सर, जेएनयू में लगे, शाहीन बाग में लगे और आगे भी लगेंगे, क्योंकि लगाने वाले बीजेपी के समर्थक है। और कल एक समर्थक पकड़ी गई बुर्का के अंदर। और एक लास्ट चीज मैं कह दूं, आपको एक चीज पता होगा सर, आप तो इतिहास पढ़े लिखे, आपके आवाम को बता दूं, जब गांधी को मारने के लिए गोडसे गए थे तब वे भी मुसलमान का बेस पहनकर गए थे। ये तो आरएसएस की पहली चाल है, खुद नारे लगाते, अपने समर्थकों को भेजते, कल पकड़े गए थे और दूसरों पर ये बिल फाड़ते। जो नारे लगे थे वो भी बीजेपी के समर्थक थे और जो पकड़े जा रहे वो भी बीजेपी के समर्थक है। जैसे गोडसे आपको वो आरएसएस के कितने बड़े समर्थक है। आपका ये जो स्टेटमेंट है, मैं उमर खालिद को जरूर ट्वीट करूंगा, वो बताएंगे वो आरएसएस के कितने बड़े समर्थक है। नहीं तो जवाब चाहूंगा, आपकी पार्टी पर आरोप लगा है। ऐसा क्यों होता है जब देश विरोधी नारे लगते हैं तो कांग्रेस के सभी लोग ये बोलते हैं, कम्युनिस्ट ये बोलते हैं कि ये तो बीजेपी ने लगवाए हैं एक माहौल खड़ा करने के लिए। देखिए, उनकी बातों में कई सारी कंट्रोवर्सीज, लेकिन उन कंट्रोवर्सीज पे आने से पहले मैं उनकी एक बात का जवाब देना चाहूंगी कि जी वही नहीं, कंट्रोवर्सी क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन क्या, वो मैं बताती हूँ। मैं ये इसका जवाब देने से पहले एक जो तहसीन पुला ने शुरू की थी वो बात, हंसी मैं ना पहले सुन लीजिए, उस कंट्रोवर्सी को भी बताती हूँ। जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं ना बैठ के, उसका भी जवाब दे रही हूँ, ठीक है? ज्यादा हंसी मत निकालिए। पहली बात उन्होंने कहा कि रोजगार की बात करने के लिए बेस पहनकर गए थे। अगर आपकी लोगों की नीयत इतनी अच्छी रोजगार के अच्छे मुद्दों पर बात करने की, तो पहले दिन इस देश ने आपका पूरे सभी सांसदों का नजरिया देख लेता। जब देश की फाइनेंस मिनिस्टर खड़ी हुई थी और वो प्रेजेंट करने के लिए बात आंकड़ों के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन आप लोग हाथ पर पट्टी बांधकर आपके सभी सांसदों पर पहुंचे थे। तो देश में आप मुद्दों पर बात करने के लिए कितने गंभीर है वो तो पूरा देश जानता है। दूसरी बात आप करें तो आप ये कह रहे कि जो शाहीन बाग में नारे लग रहे हैं वो बीजेपी लगवा रही है, यानी कि हम शाहीन बाग पर अपने खिलाफ ही नारे लगवा रहे हैं, आपका यह मतलब है। तीसरी बात, मैं यूनिवर्सिटी से ही आती हूं, वहां पर एक घटना नहीं है, तमाम घटना, लेकिन जो देश में कांग्रेस और लेफ्ट का एक नेक्सस रहा है और जिसके आड़े कांग्रेस और लेफ्ट के नेक्सस के पीछे जो लेफ्ट को आपने आगे रख के, एकेडमिया को रख के जो एक लोगों को बैठा कर रखा, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। वो नारे लगे थे और जल्दी वो दिखाई दे जाएंगे, वो पीछे भी होंगे। बोल रहे कि अरविंद केजरीवाल नाम के जो दिल्ली में आदमी बैठे, उन्होंने आज तक वो आगे प्रूव नहीं करने दिया, नहीं तो धीरे धीरे वो दिख जाएगा। आप कह रहे कि शाहीन बाग में नारे लगे, जिन्ना आजादी के नारे लगे, उनकी बात करें, हम लोग अपने देश के अपने इसके लिए अपनी सरकार के खिलाफ नारे लगवाएंगे? क्या कंट्रोवर्सी और कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते हैं, पहले आप देखने की बात क्या है कि बुद्धि पे ट्यूबलाइट नहीं है आज लोगों की। समस्या ये है कि देश लगते कुछ भी कह देते हैं और उसके बाद जवाब दीजिए, एक लाइन पे जवाब दीजिए। एक ही लाइन में मैं जरूर मानता हूं आपकी बात, शायद उमर खालिद ने नारे लगाए होंगे, शायद शिरजिल इमाम ने नारे लगाए। शायद क्यों बोल रहे हैं आप? शायद क्यों बोल रहे हैं? वीडियो फुटेज है, वीडियो फुटेज है, सर मैं अपनी बात करता हूं, जाकर देख लो, मैं अपनी बात रखूं, सर मैं अपनी बात रखूं, मैम मैं अपनी बात रख देता हूं, प्लीज शांति से सुनिए। उन्होंने नारे लगाए,
लेकिन क्या एक कॉमन सिटीजन की नारे की तुलना आप अनुराग ठाकुर से करोगे जिन्होंने कहा गोली मारो? क्या आप परवेश वर्मा से करोगे? क्या आप वजीर दाखिला से करोगे? क्या आप वजीर आजम से कहोगे जो कहते दंगाइयों को कपड़ों से घेरा जाता है? क्यों वजीर आजम इतने जोर से बटन दबाओ कि सारी स्कूलों में लाइट नहीं जले? क्यों वजीर दाखिला कहते हैं इतने जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग में क्या ये जरूरी है? क्या ये प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को ट्यूबलाइट कहा? क्या आप भी मानते हैं कि राहुल को चीजों को समझने में देर लगती है? देश जानना चाहता है, बड़े नजदीकी है उनके। सर मैं नहीं जानता अगर उन्होंने राहुल जी को ट्यूबलाइट का, लेकिन अगर ट्यूबलाइट का तो कम से कम राहुल गांधी लाइट तो दे रहे इस देश को। जो व्यक्ति देश को अंधेर में ले जा रहा है, रिवर्स गियर में ले जा रहा है, जो इस व्यक्ति के कारण हमारी मीडिया रैंकिंग गिर गई है, पासपोर्ट की रैंकिंग गिर गई है, उस व्यक्ति से अच्छा तो ट्यूबलाइट है। कम से कम इस देश को रोशनी तो दे रहा है, राह तो दिखा रहा है। वो पहला व्यक्ति था जो कहा था नोटबंदी इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करेगा, सबने उसको देशद्रोही कहा। आज उसकी बात सच्ची साबित हुई है, आज उसकी बात सच्ची साबित हुई। लेकिन तैसे में एक बात कहना चाहूंगा, वफादारी हो तो ऐसी, करंट भले से देर में पहुंचे, लेकिन आप ये कहेंगे कि आदमी रोशनी दे रहा है।